इस लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है। देखिए, किसी भी गैस का वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है, तो उस रिलेशनशिप का नाम क्या है? चार्ल्स लॉ है। लेकिन इसमें बात एक चीज याद करना है, वो ये है कि गैस का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने लिखा, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज नाउन एज द चार्ल्स लॉ। तो ये सवाल इस तरह भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ। अब हम इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, यानी किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी गैस में, अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का एक मखसूस वॉल्यूम है, तो ऐसे में अगर हम टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी यहां पर चार्ल्स लॉ ये कहना चाह रहा है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम और उसके एक्सटर्नल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? देखें, एक ऐसा टेम्परेचर जिसको केल्विन स्केल में मेयर किया जाता है, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। और नॉर्मली एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इस चीज को मजीद क्लियर करने के लिए आप देखें, इन डायग्राम्स पे गौर करें। हमारे पास एक सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल इसको हम फॉर गैस A कहेंगे, गैस 1 कहेंगे। अब आप देखिए, इस सिलेंडर के अंदर गैस है और इसके अंदर ऊपर से एक पिस्टन लगा है और इसके साथ एक कांस्टेंट प्रेशर है और इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है और इसका जो टेम्परेचर देखे आप, ये T1 है। तो अब आप देखिए, ये हमारे पास फॉर गैस A है, फॉर द फर्स्ट कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं कि इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हैं और इसका प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट है। अब हम टेम्परेचर, ये T1 है और वॉल्यूम क्या है? V1 है। अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए, एक छोटा सा शोला है और यहां पर बड़ा करके दिखाया है कि जिसको हमने T2 का नाम दिया। जब हम टेम्परेचर को T1 से T2 कर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए आप, पिस्टन ने ऊपर मूव किया और इसी तरह से जब टेम्परेचर T1 हुआ, T1 से T2 हुआ, तो वॉल्यूम V1 से V2 हुआ। इसका मतलब ये है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इतना हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से भी चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकली क्या है? देखें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस यानी V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास K आएगा और फिर T को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो V डिवाइड बाई T विच इज इक्वल टू K होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगा वो हमारे पास V डिवाइडेड बाई T विच इज इक्वल टू क्या है? K है। तो ये हमारे पास क्या है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। आप इसको फर्स्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द क्या है? चार्ल्स लॉ है। अब हम इसी सेकेंड स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज क्या है?
कांस्टेंट है। इसी तरह से देखिए आप जो अब सेकंड स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, फॉर गैस 1 के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशन 1 है, तो इसी तरह से V1 होगा और T1 जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सिलेंडर में था, और विच इज इक्वल टू K, यानी हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और इसी तरह से फॉर गैस 2, फॉर एग्जांपल ये गैस 2 है, तो ऐसे में V2 डिवाइडेड बाई T2 विच इज इक्वल टू K, और ये स्टेटमेंट नंबर हमारे पास क्या है, 2 हो गया। तो इसी तरह से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई T1 विच इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इट मीन्स दैट कि दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ का थर्ड स्टेटमेंट क्या हुआ, हमेशा किसी भी गैस का जो V1 डिवाइडेड बाई T1 विच इज ऑलवेज इक्वल टू द V2 डिवाइडेड बाई T2 एंड विच इज ऑलवेज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई T3। तो इसी तरह से हमेशा वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा ये कांस्टेंट के बराबर होंगे। अब हम V डिवाइडेड बाई T1, V1 डिवाइडेड बाई T1, V2 डिवाइडेड बाई T2, V3 डिवाइडेड बाई T3 को हम प्रूफ करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली क्या ये प्रूफ हो सकता है, क्या ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के बराबर हो सकते हैं। तो इस हवाले से हमने एक टेबल बनाया है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 4 एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखिए जो टेम्परेचर है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर रखा गया है, ये केल्विन स्केल में है। फर्स्ट टेम्परेचर है T1 है, ये हमारे पास T2 है, ये हमारे पास T3 है, ये हमारे पास T4। इसके बाद वॉल्यूम को dm क्यूब में लिया है, V1 और V2 और हमारे पास V3 और V4। अब हम क्या करेंगे, इसको V डिवाइडेड बाई T में हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास 0.0037, तो ये भी कांस्टेंट के बराबर हुआ। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1.37 डिवाइड बाई 373 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आया। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट के लिए भी सेम, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा यानी जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि हमेशा जिस तरह मैंने लिखा कि V डिवाइडेड बाई T, V1 डिवाइडेड बाई T1 विच इज ऑलवेज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 और V3 डिवाइडेड बाई T3 और V4 डिवाइडेड बाई T4। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। अब हम बात करते हैं कि अगर चार्ल्स लॉ को हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इसमें मैंने एक लाइन खींचा। तो देखिए इनिशियली हमारे पास टेम्परेचर T1 था, और तो V1 हमारे पास वॉल्यूम हुआ। फिर ग्रेजुअली जब हमने टेम्परेचर को T2 कर दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया V2। फिर हमने टेम्परेचर को T3 किया तो वॉल्यूम भी हमारे पास यानी V3 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ता गया, और इसका मतलब ये है कि हमने डायग्रामेटिकली भी ये प्रूफ कर दिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद एक छोटा सा रिलेशनशिप है, इसको याद करना इसलिए जरूरी है ताकि इसको याद करें तो हम यानी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में तब्दील करने के लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए जो डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर, इसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो केल्विन में टेम्परेचर होता है इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास देखें कि फार्मूला क्या है, यानी केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्या है 273। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है और सेल्सियस में है तो हमें क्या करना होगा, T के जगह में हम टेम्परेचर को पुट करेंगे, प्लस 273 से प्लस करेंगे तो हमारे पास यानी टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन स्केल में तब्दील हो जाएगा। तो इसको मजीद समझने के लिए हम चार्ल्स लॉ को इस न्यूमेरिकल से हेल्प लेते हैं।
एग्जाम्पल है 5.2। हमारे पास एक डेटा है और वो डेटा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है और प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रखा है 900 मिलीमीटर मरकरी, जो कि 900 टॉर्क के बराबर होता है। देखिए टेबल हमारे पास क्या है, हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वॉल्यूम cm क्यूब में है। तो जैसे कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5, 10, 15 एंड 20। इसी के साथ देखिए हमारे पास वॉल्यूम भी cm क्यूब में है। अब हमें क्या करना है कि इस डेटा को हमें चार्ल्स लॉ के मुताबिक फॉर्मूले में पुट करना है और फिर उसके बाद ये देखना है कि क्या ये डेटा चार्ल्स लॉ को फुली तौर पर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है या फेयरली फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में हमने एक और टेबल बनाया। जो फर्स्ट कॉलम है ये डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, सेकंड कॉलम वॉल्यूम है और थर्ड कॉलम क्या है, देखें टेम्परेचर को यानी डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में तब्दील किया। जैसे कि मैंने ये फार्मूला आपको पहले समझाया था कि 0 + 273 को, तो हमारे पास केल्विन में हमने पहले टेम्परेचर को हमने तब्दील किया। इसके बाद फार्मूला क्या है V/T। तो हमने वॉल्यूम को हमने न्यूमरेटर में लिखा और टेम्परेचर जो हमारे पास केल्विन में है इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा। तो हमारे पास देखते तो फर्स्ट जो वैल्यू आया 0.3952, सेकेंड का आया 0.3948। तो इसी तरह से हमने जब ये वैल्यूज को पुट किया, डिवाइड किया, तो पता चला कि तकरीबन ये वैल्यू एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली सिमिलर भी नहीं है और बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि V/T इज ए फेयरली कांस्टेंट, यानी एक काफी हद तक क्या है, यानी इस गिवन एक्सपेरिमेंट में वैल्यू काफी हद तक क्या है, कांस्टेंट है।